स्वर्णिम बंजारा इतिहास की 7वीं कड़ी में मैं प्रोफेसर अशोक पवार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र आपका स्वागत करता हूं। और आज के चर्चा का विषय है हेमचंद्र, जिन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। उस हेमचंद्र अर्थात हेमू पर आज हम चर्चा करने रहे हैं। आज हेमू पर चर्चा करने का औचित्य और प्रासंगिकता यह है कि काका विधाते लिखित भार्गव हेमू ये कादंबरी प्रकाशित हुई है और वो कादंबरी ग्रंथप्रेमी.com प्रफुल्लता प्रकाशन द्वारा वो कादंबरी प्रकाशित हुई है। और इस कादंबरी के प्रकाशन को लेकर एक विवाद भारतवर्ष में खड़ा हुआ है और उस विवाद का विषय है भार्गव। क्योंकि काका विधाते इन्होंने हेमू को उर्फ हेमचंद्र को भार्गव कहा है और ये सबसे बड़ा विवाद का विषय है। और इस विषय वस्तु को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इसके पहले हमने स्वर्णिम बंजारा इतिहास के कार्यों को लेकर, संशोधन को लेकर हमने हेमचंद्र पर 2 खंड लिखे हैं और स्वर्णिम बंजारा इतिहास पर कुल 11 खंड का लेखन कार्य हमने पूरा किया है। हेमू के शीर्षक को लेकर जो विवाद आज खड़ा हुआ है, तो वो विवाद विषय वस्तु के शीर्षक की सार्थकता को लेकर आज विवाद खड़ा हुआ है। और काका विधाते ने उस हेमू के शीर्षक को भार्गव यह शब्द जोड़ दिया गया है और इस कारण इस चर्चा में हम उसे सम्मिलित करना चाहते हैं। और ये दीर्घ कादंबरी है जो 900-950 पन्ने की ये कादंबरी है। और इस कादंबरी पर जो उन्होंने प्रस्तावित किया हुआ जो चित्र है वो हेमचंद्र का चित्र है, जिन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था और शेरशाह सूरी के सल्तनत में एक छोटे से ओहदे से लेकर आखिरी सल्तनत दिल्ली का तख्त करीबन 30 दिन संभालने तक का जो महान कार्य किया था, जो महान योद्धा के तौर पर, व्यापारी के तौर पर जिसको हम संबोधित करते हैं, उस हेमचंद्र को लेकर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम इतिहास में झांक कर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इतिहास में भार्गव यह शब्द हेमू को लेकर पहली बार संबोधित नहीं किया गया। तो इसके पहले भी हेमू को अलग अलग जाति का संबोधित करने का एक प्रचलन इतिहास में हमें दिखाई देता है। मगर हम हेमू के भार्गव इस शब्द को लेकर इसके पहले भी उन्हें भार्गव कहा गया है। सिर्फ भार्गव नहीं कहा गया, तो उन्हें कुछ जातियों के लोगों ने अलग अलग जातियों का ठहराने की भी यहाँ कोशिश की है। और मैं इसे विस्तार से अगर आपको बताना चाहूँ तो हेमचंद्र को, ये उर्फ हेमू को किसी ने गुप्ता कहा है, किसी ने रेनियार कहा है, किसी ने अग्रवाल कहा है, किसी ने दूसर बनिया कहा है। ऐसे इस वीर योद्धा को लेकर अलग अलग जातियों को ठहराने की जो नाकाम कोशिश की गई है, उस नाकाम कोशिश को हम आज सबके सामने बड़ी विनम्रता के साथ रखने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। इसके पहले मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट कर देना मैं मेरा बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि हेमचंद्र ये जो व्यक्ति रेखा है, ये व्यक्ति रेखा भारतवर्ष की एक इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति रेखा है जिस व्यक्ति रेखा ने भारतवर्ष की तकदीर ही बदल दी थी। अगर हेमू पानीपत का द्वितीय युद्ध जीती हुई बाजी वो तीर लगने के कारण हार गया था, इस कारण मोगली सल्तनत ने भारतवर्ष में सैकड़ों वर्ष अपना राज्य प्रस्थापित किया और उस
तीर लगने के कारण हेमू घायल हो गया और उसे फिर बाद में उसे बलिदानी देनी पड़ी, एक इतिहास है। मगर इसके पहले मैं एक बात बहुत स्पष्टता से मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी योद्धा के लिए, किसी संत पुरुष के लिए, किसी महानायक के लिए, किसी बड़े व्यक्ति के लिए कोई व्यक्तित्व ये किसी जात, धर्म, पंथ और संप्रदाय का मोहताज नहीं होता। देशभक्त होता है, योद्धा योद्धा होता है, बलिदानी बलिदानी होता है। वो मानवतावादी इतिहास की वो कड़ी होती है। वो इतिहास केवल किसी जाति का इतिहास नहीं होता, किसी धर्म, मजहब और संप्रदाय का इतिहास नहीं होता है। वो देश का और विश्व का मानवतावादी इतिहास होता है। और ऐसे मानवतावादी इतिहास की कड़ी में हेमचंद्र का नाम बड़े गौरव के साथ यहाँ लिया जाता है। और इसीलिए मैं इस कड़ी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और इस चर्चा को जब हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें अलग अलग खंड में अलग अलग हेमू मिलते हैं। एक हेमू हमें जो मिलता है वो हेमू हमें करीबन 1145 से लेकर 1229 तक, जिसे हम आचार्य हेमू कहते हैं। और उस आचार्य हेमू एक बड़ा आचार्य था। गुरु परंपरा में काव्य शास्त्र रो, योग शास्त्र रो, दर्शन शास्त्र रो, गणित शास्त्र रो, धर्मशास्त्र रो, दर्शन शास्त्र रो, व्याकरण रहो, इस जैन दर्शन रहो, ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व के धनी के तौर पर हम जिस व्यक्ति रेखा को जानते हैं, पहचानते हैं, पूरा विश्व पहचानता है, वो धर्मोपाचार्य जिसको हम बोलते हैं, धर्मोपदेशक जिसको हम बोलते हैं, ऐसा एक आचार्य हेमू होकर गया जो 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य की कार्य हेमू, वो एक अलग हेमू था। दूसरा जो हेमू हमें दिखाई देता है वो दूसरे पानीपत के युद्ध का हेमू दिखाई देता है, जिसे बैरम खान ने घायल होने के बाद, अकबर की उम्र कम थी और वो दिल्ली के तख्त पर आपका खुद का से खड़ा करना चाहता था। उस निर्णायक युद्ध में बालक हेमू कुछ दूरी पर खड़ा था। उस युद्ध का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। और बैरम खान ने जिस हेमू को पानीपत के युद्ध में उन्हें जीती हुई बाजी भी उन्हें वो हार गए थे और इसलिए भारतवर्ष की तकदीर बदल गई थी, उस हेमू की आज हम खास करके यहाँ बात कर रहे हैं। जब हम इतिहास को टटोलते हैं, इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तो इतिहास में एक इतिहासकार ने ऐसा उनके बारे में कहा है कि हेमू नृप भार्गव सरनामा जिन जीते 22 संग्रामा। मगर जब हमने हिंदे सल्तनत हेमचंद्र बंजारा के विषय वस्तु को लेकर हमने जो 2 खंडों का निर्माण कार्य मैंने और मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर सुनीता राठौड़ ने किया है, तो उसमें हमने खोजे है कि हेमचंद्र बंजारा ने सिर्फ 22 युद्ध नहीं जीते, तो उन्होंने करीबन कुल मिलाकर 35 युद्ध जीते हैं। और इसीलिए हमारे संशोधन में हमने ये बात प्रस्तावित करने की कोशिश की है कि हेमचंद्र बंजारा जिन जीते 35 संग्रामा, ऐसा भी हमने कहा है। इसके पहले अकबरनामा में अबुल फजल ने खास करके हेमू को उसका नाम, उसका सरनाम और उसकी जाति को दूसर जाति का बतलाने की यहाँ कोशिश की। यानी अकबर नामा में अबुल फजल जैसे इतिहासकार ने, ज्ञानी व्यक्ति ने उनका जो कुल है, उनका जो गोत्र है, उनकी मूल जो पहचान है वो छुपाने की कोशिश की। और वो पहली कोशिश छुपाने की करने के कारण यहाँ हमें ये दिखाई देता है। उसके बाद राहुल संस्कृतयान रहो, गुप्ता रहो, अग्रवाल रहो, अलग अलग इतिहासकार ने उसे अपने जाति का ठहराने की यहाँ कोशिश की। और राहुल संस्कृतयान ने अबुल फजल के अकबरनामा को ही कोट किया था। इसीलिए हेमचंद्र या हेमू के नाम से उन्हें पहचाना जाता है और उन्हें भार्गव कहने की कोशिश की है। और इसीलिए इस बात का भी हम
ध्यान देने की यहाँ कोशिश हमें करनी चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान यहाँ रखना चाहिए कि हेमचंद्र ये जो है, ये हेमचंद्र न गुप्ता है, न रेनियार है, न अग्रवाल है, न दूसर बनिया है, न भार्गव है। तो हेमचंद्र बंजारा है, और ये बंजारा होने का प्रमाण हमने 2 खंडों में विस्तृत तरीके से यहाँ प्रस्तुत करने की यहाँ क्या की हमने यहाँ कोशिश की है। और जो उस कोशिश के बारे में हम जब उसकी हम चर्चा करते हैं तो हमें ये बात दिखाई देता है कि अलग अलग इतिहास के इतिहासकारों की इतिहासों की कड़ी में हमें जो बातें मिलती है तो उसमें से ये कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान यह भारतवर्ष का अंतिम हिंदू सम्राट था। और अंतिम हिंदू सम्राट भारतवर्ष में था ये कहा गया, मगर ये भी आधा अधूरा सत्य है, क्योंकि पूरा सत्य यह है कि हेमचंद्र बंजारा राठौड़ जो भूकिया जाति गोत्र से आता है, वह भारतवर्ष का अंतिम बंजारा सम्राट था, अगर हम उसको हिंदू मानते हैं। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान यह भारतवर्ष का अंतिम हिंदू सम्राट न होते हुए हेमचंद्र बंजारा राठौड़ भूकिया गोत्र का यह अंतिम सम्राट है, ऐसा हम क्या कह सकते हैं यहाँ कह सकते हैं। जब इस कथा वस्तु को, विषय वस्तु को जब हम आगे बढ़ाने की हम जब कोशिश करते हैं तो हमें हेमचंद्र बंजारा, ये बंजारा था, ये राठौड़ गोत्र का था, ये भूकिया गोत्र से आता है, इसका जब शोध लेने की हमने कोशिश की तो उस शोध वस्तु में हमें, विषय वस्तु में हमें ये पता चला कि अलग अलग भट्टवयु में करीबन हमने 28 भट्टवयु का अध्ययन किया। अलग अलग इतिहासकारों के सैकड़ों संदर्भ हमने टटोले। उस संदर्भ में हमें इस बात का पता हमें चला है कि अगर हम उसका आधार ही लेने की अगर हम कोशिश करते हैं तो हेमचंद्र ये बंजारा होने का जो प्रमाण है, तो वो प्रमाण हमें जब हमने खोजा तो उसमें हमें ये बात यहाँ दिखाई दी है कि हेमचंद्र बंजारा, ये बंजारा होने का सबसे बड़ा अगर प्रमाण हमें मिलता है तो हमें कुछ उसके भटवई में, उसके वंशावली में जाकर हमें झांककर हमें देखना पड़ेगा। जब हम उसके वंशावली में झांककर जब देखते हैं तो हमें कुछ भटवई से हमें उनके संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। उस भटवई में उन्होंने क्या कहा है कि एम शाम चाहड़ चाहड़ जगदेव का, जगदेव पहाड़ का, पहाड़ तुलसा का, तुलसा नाथा का। ये एक भटवी में हमें धाड़ी से ये बात हमें प्राप्त हुई। उस धाड़ी का नाम हम यहाँ उजागर करना नहीं चाहते कि क्योंकि आजकल हम करीबन 3 दशक से ये स्वर्णिम बंजारा इतिहास की खोज की कड़ी में हमने 11 खंड का प्रकाशन हमने कर दिया है और हमारे इतिहास को लेकर 150 पन्ने की एकादा ग्रंथ निकालकर रातों रात लोग इतिहासकार बन रहे हैं और व्हाट्सएप पे वो ग्रंथ वायरल कर दे रहे हैं। इसीलिए हम 3 दशक से जो कार्य कर रहे हैं उसे भी चुराने की कोशिश रात दिन की जा रही है। ये बहुत निंदनीय बात है, मगर हम मानव जाति के सत्य की खोज में संशोधक के भांति जब हम निकलते हैं तो हम इन बातों को नज़रअंदाज कर कर हम चलते हैं और इसीलिए संशोधन के कार्य में लेकर हम इस विषय वस्तु को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि आगे वंशावली का इतिहास जब हम उसका ढूंढते हैं, जो रेवाड़ी स्थित उसके आजू बाजू के उसके परिवार वाले वंशावली वाले लोगों को जब हम ढूंढते हैं तो उसमें से हमें ये पता चलता है कि उनके वंशज आज भी हमें दिखाई देते हैं। उसके वंशज में हमें एक महत्वपूर्ण वंशज हमें दिखाई देता है, वो जयप्रकाश बंजारा, जयप्रकाश पवार बिजरावत, जो मल्लुकी बलुराय बिजरावत शहीद मनीष सिंह के परिवार से आते हैं और कुरुक्षेत्र में वो स्थित है। और उनके ही परिवार में उनकी धर्मपत्नी हेमचंद्र बंजारा राठौड़ भूकिया गोत्र से आती है और वो ऐसा एक परिवार है जिनके यहाँ मैं 3 दिन रहकर आया हूँ। तो उनके वंशावली का भूकिया गोत्र से वो भाभी माँ है और उस के पतिदेव जयप्रकाश पवार बिजरावत गोत्र से है। और इसीलिए हमने अलग अलग स्रोतों से जब हमने पता किया तो हमें ये पता चला कि माता के परदादा यानी माता हेमू के परदादा थे। उसके आगे जब हम देखते तो तुलसा हेमू के परदादा थे। पहाड़ा या पहाड़ जिसको हम बोलते हैं तो हेमू के दादा थे। और इतना ही नहीं,
तो जगदेव हेमू के परदादा थे, चहाड़ हेमू के दादा थे। इतना ही नहीं तो श्याम हेमू के पिता थे, और खेम श्याम और हेम श्याम जिसको हम बोलते हैं वो हेमचंद्र भूकिया राठौड़ गोद से थे। और इसीलिए इस बटवी के आधार पर हमें हेमचंद्र ये बंजारा थे, ना कि भार्गव थे, ना किसी अलग जाति के थे। इसके प्रमाण हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं जब रेवाड़ी स्थित और आजू बाजू के गांवों का जब हम जायजा लेते हैं तो उनके वंशज आज भी सैकड़ों की तादाद में वहाँ दुकानें लगाकर अलग अलग गांवों में वो वहाँ रहते हैं। तो गड़ी बोलनी गांव जहाँ हेमू का अंतिम संस्कार किया गया, वह हेमू का अंतिम संस्कार का जो चबूतरा है, जो छतरी है, वो आज भी हमें वहाँ दिखाई देती है। और उसके आसपास रहने वाले उनके वंशज आज भी हमें पाए जाते, दिखाई देते हैं। और इसीलिए इस आधार पर हम अलग अलग जब उसका अलग अलग स्रोतों से हम जब देखते हैं तो हमें हदवा एक दोहा जो है, जो स्रोत हमें मिला है, उस स्रोत में भी हमें हेमचंद्र बंजारा होने का प्रमाण मिलता है। उसमें ये कहा गया है कि हेमचंद्र भूकिया दिल्ली के तख्त राज करियो, हेमचंद्र बंजारा दिल्ली के तख्त राज करियो, राठौड़ों की जोत सवाई, जसमल ढाड़ी काठियावाड़ से आयो, घोड़ा लायो, दौड़ से ऊपर झूल खसायो। यानी ये भी प्रमाण हमें वहां मिलता है। और उसके पश्चात जब हम अलग अलग सैकड़ों ग्रंथ के और अलग अलग घड़ियों का जब हम आधार लेते हैं, उनके अलग अलग ग्रंथों में हम जब स्रोत देखते हैं, वंशावली के इतिहास में जब हम स्रोत में हम देखते हैं, उसके हरिद्वार के पंडों से जब हम उसके वंशावली निकालते हैं तो उसमें हमें ये दोहा दिखाई देता है कि दिल्ली के तख्त भूकिया खेमा दरबारी, दिल्ली के तख्त भूकिया खेमा दरबारी, बादशाह अलग जवाब करे, दादा राऊ पिता प्रकट भूकिया, पाताल माटे शकर दरे, दामा मातारे दुमदू बाजे, सब दुनिया देखन आवे, गांगारो रो घर जान भूकिया, खान भरे बादशाही में जावे, खान गुजेरा भूकिया, सोना रूपा से भरी, खेत जावे डूंगर, भेड़िया 13 14 और 27 पाड़ा, भूकिया ओरा प्रकट हुईया, कलियुगे रे कुकर्म, खड़िया तांडा, वे जंगी भंगी सारंग दासरा, जाने लश्कर किया, घड़ी में घड़िया बाज बाजी, सो घुरिया लखा जगबीर का। अभी यहाँ वंशावली का उसका इतिहास भी यहाँ उजागर हुआ है। लखा जगबीर कपूर का, कपूर चहाड़ का, चहाड़ चकरा का, चकरा ठुकरा का, ठुकरा पत्ता का, पत्ता खेम श्याम का, काना खेमा का, फूला खेमा का, खेमा श्यामा का, श्यामा सुकना का, सुकना अमरा का, अमरा रायचंद का, रायचंद गुआरा कानो का, भूकिया बैठो गुदर पाने, काट कोल्डा खेम श्याम भूकिया, घेरारो खेम श्याम भूकिया, हेम श्याम भूकिया राठौड़ भूकिया, दिल्ली के तख्त राज करियो, खेम श्याम भूकिया दिल्ली के तख्त राज करियो। इस प्रमाण से हमें यह प्रमाणित होता है कि पानीपत की युद्ध की लड़ाई लड़ने वाला शेरशाह सूरी के सल्तनत में छोटे से ओहदे से लेकर गृह मंत्री, संरक्षण मंत्री, सेनापति और उसके बाद दिल्ली का तख्त 30 दिन संभालने वाला ये जो व्यक्तित्व है या व्यक्ति रेखा जो है, ये व्यक्ति रेखा हेमचंद्र बंजारा है। ऐसा हम यहाँ प्रमाण सहित क्या कर सकते हैं? हम यहाँ सिद्ध कर सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने उनके पिताजी का नाम पुरंदास बताया है। भला क्या पुरंदास बताने की यहाँ कोशिश की है, मगर वो आधा अधूरा सत्य है। जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, उस पानीपत के युद्ध में आपको पता होगा कि जो लोधी वंश है, उस लोधी वंश को दिल्ली के जो सुल्तान थे, उस दिल्ली के सुल्तान को, इब्राहिम लोधी को, बाबर ने 1 लाख सेना उससे कम होने के बाद भी उन्होंने उसको हरा दिया था। और वो हराने का अगर सबसे बड़ा कारण हम अगर कोई बताते हैं तो उन्होंने बंजारों की गोरिल्ला नीति की मदद लेकर
लोधी वंश को हराया था और इसलिए बाबर ने इस युद्ध में निर्णायक जीत हासिल कर दिल्ली का तख्त संभाला था। उसके बाद हुमायूं और उसको हुमायूं को हराकर यहाँ से भारतवर्ष से खदाड़ने का काम हेमचंद्र बंजारा राठौड़ ने यहाँ किया था। इसके भी हमें प्रमाण मिलते हैं और खासकर इसकी नींव की ईंट का जब हम खोजने की कोशिश करते हैं तो पानीपत के युद्ध में यानी 1526 में और खानवा की लड़ाई में, जिसको 1527 की लड़ाई जो है, इसमें हेमचंद्र बंजारा का जो व्यापारिक जो उनकी इकोनॉमी थी, उस व्यापारिक इकोनॉमी इस पानीपत के युद्ध के कारण या खानवा के युद्ध के कारण उनका बाप का पिताजी का जो व्यापारिक जो उनकी जो इकोनॉमी तो वो व्यापार उनका उजड़ गया और उस व्यापार उजड़ने के कारण पानीपत के युद्ध की इस बात को लेकर उन्होंने लश्करी प्रशिक्षण लिया और लश्करी प्रशिक्षण लेकर वो शेरशाह सूरी के सल्तनत में जाकर पराक्रम पे पराक्रम उन्होंने जगाए और 22 युद्ध लड़े। इसीलिए 22 युद्ध लड़ने वाला भी हेमू है और उसके बाद 35 युद्ध लड़ने वाला भी हेमचंद्र बंजारा राठौड़ है। और इसीलिए शेरशाह सूरी के सल्तनत में जब इसको हम झांककर देखते हैं तो उसमें भी हमें खासकर इसके कुछ प्रमाण हमें यहाँ क्या होते हैं मिलते हैं। और जब इस विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने की यहाँ जब हम उसको कोशिश करते हैं तो उस कोशिश में हम इस बात को भी ध्यान में लेकर यहाँ चलते हैं कि दिल्ली के तख्त पर राज करने वाला और कोई हेमू नहीं, तो दिल्ली पर राज करने वाला अगर कोई हेमू है, कोई बुद्धिमान हेमू है, शूर योद्धा है, जो तोपखाना भी चला सकता था और ये सब युद्ध नीति गोरिल्ला नीति उनको ये थी। इसलिए उन्होंने कुल 35 संग्राम उन्होंने जीते थे और आखिरी पानीपत का युद्ध उन्होंने जीता था। इसके भी हमें बहुत सारे प्रमाण क्या होते हैं यहाँ मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह सूरी से 15 साल खासकर ये हेमू बड़ा था और हेमू के पिता शेरशाह सूरी की सेना में खाद्यान्न की आपूर्ति भी वो करते थे और इटली से वो सब तोपखाना चलाने की जो शोरे थी वो मंगवाते थे और उसका व्यापार उसके पिताजी यहाँ करते थे और उनका बड़ा भंडार रेवाड़ी और वहाँ हमें यहाँ दिखाई देता है। और उसके बाद युद्ध में पहले पानीपत के युद्ध और खानवा के युद्ध में उनका वो व्यापार उजड़ गया और उसके बाद शेरशाह सूरी ने करीबन 26 जून 1539 में जो सोबसा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार उन्होंने प्राप्त किया था और दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर हुमायूं को भगाने का काम अगर किसी ने किया है शेरशाह सूरी के डायनेस्टी में तो वो काम हेमचंद्र बंजारा राठौड़ ने किया है। और जिसके शासन काल में हेमू का विस्तार हुआ और उसके बाद इस्लाम शाह सूरी की जो वंशज है, द्वितीय जो शासक है, उस द्वितीय शासक में जब हम देखते हैं तो उसका वास्तविक नाम जलाल खान था और वह शेरशाह सूरी का पुत्र था और उसने 7 वर्ष यानी 1545 से लेकर 1553 तक दिल्ली पर शासन किया था। और उस शासन काल में हेमचंद्र बंजारा उनके एक विश्वासपात्र सेना नायक थे, उनके विश्वासपात्र अर्थ मंत्री थे, उनके विश्वासपात्र संरक्षण मंत्री थे और ऐसे हेमचंद्र बंजारा ने अपने सभी युद्ध नीति का और अर्थव्यवस्था का उन्होंने बड़ा विस्तार किया और इस्लाम शाह सूरी के 12 वर्ष के पुत्र फेरोज शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, परंतु गद्दी पर बैठने के बाद 3 दिन के बाद ही शेरशाह सूरी के भतीजे मोहम्मद मुबारिज जिसको हम बोलते हैं उसके द्वारा उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और मुबारिज ने मोहम्मद शाह आदिल जिसको हम अदली भी कहते हैं उसने शासन किया था, लेकिन अदली के पास सल्तनत संभालने की वो काबिलियत नहीं थी और उस काबिलियत नहीं होने के कारण हेमू उनका वजीर था, उनका प्रधानमंत्री था और उन्होंने सल्तनत की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और वो बखूबी निभाने के कारण उनको सौंपनी पड़ी और इसीलिए हेमू बंजारा ने आदली द्वारा मिले सब कार्य को उन्होंने आगे चढ़ाया
और हेमू ने गवर्नर जुनैद खान पर विजय हासिल की और अदली का मन जीत लिया। और इसके बीच अदली अंदर ही बीमार चल रहा था और बीमार होने के कारण उनकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया था और अदली की यह बीमारी उसके दुश्मनों के लिए एक बड़ा संघर्ष का, अंतर्गत कलह का कारण बनी और जिसके चलते अफगान शासकों ने विद्रोह कर दिया और सूर्यवंश या शेरशाह सूर्यवंश का जो साम्राज्य है वो आपसी टकराव में विशाल सूर्य साम्राज्य अलग अलग 4 भागों में बट गया। और अदली का वजीर होने के नाते अदली के शासनकाल में हेमू ने कुल 22 युद्ध जीते थे और उसके पश्चात उसने अलग अलग युद्ध जीतकर कुल 35 युद्ध जीते थे। मगर उन्होंने अपने कार्यकाल में जो 35 युद्ध जीते थे तो मुख्य जो युद्ध था ये सिकंदर सूरी, इब्राहिम सूरी, मोहम्मद सूरी के साथ हेमू का निर्णायक युद्ध हुआ, क्योंकि जिस सूरी वंश के लिए वो काम कर रहे थे उस सूरी वंश में अंतर्गत कलह होने के कारण हेमू ने सूरी वंश के खिलाफ ही युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि शेरशाह सूरी की सल्तनत आखिर संभालना ये महत्वपूर्ण था। और जिसमें हेमू ने पंजाब से लेकर बंगाल तक, यानी पंजाब से लेकर बंगाल तक विजय प्राप्त कर ली थी और पंजाब से बंगाल के बीच क्षेत्र पर हेमू का पूर्ण नियंत्रण यहाँ हमें होते हुए यहाँ दिखाई देता है। और मुगलों को पराजित कर ग्वालियर किला, आगरे का किला, ये दोनों किले हेमू ने अपने अधीन कर ले, जीत लिए और उनके सैन्य कौशल और उनके समकालीन प्रतिद्वंदियों से वो श्रेष्ठ मात्रा में युद्ध कुशल थे, निपुण थे, चतुर थे और उसके सल्तनत के लिए वो अपना काम कर रहे थे। और हेमू ने 7 अक्टूबर 1956 में दिल्ली में तरदी बेग और उनकी मुगल सेना को हराकर दिल्ली में पुराने किले में अपना राज तिलक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया और 350 सालों की मुगल शासन के बाद हिंदू सत्ता, पृथ्वीराज चौहान के पश्चात हिंदू सत्ता या बंजारा सत्ता प्रस्थापित करने का काम हेमचंद्र बुकिया राठौड़ ने दिल्ली के तख्त पर यहाँ उन्हें किया था। और इसीलिए हेमचंद्र बंजारा को नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है। उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी यहाँ दी जाती है और ऐसे मध्यकालीन भारत के नेपोलियन बोनापार्ट के तौर पर उनको संबोधित विश्व भर किया जाता था। और इसीलिए उनका उत्तरी भारत में पंजाब से लेकर बंगाल तक हेमचंद्र ने अफगानी विद्रोह को भी हार का स्वाद चखाकर जीत हासिल की थी। और इसीलिए हेमचंद्र बंजारा के इस विषय वस्तु को कड़ी को लेकर हम आज आपसे यहाँ रूबरू होने की यहाँ कोशिश हम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें इस विषय वस्तु को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वर्णिम बंजारा इतिहास की इस 7वीं कड़ी में जो काका विधाते ने भार्गव हेमू नामक की कादम्बरी जो उन्होंने प्रकाशित की है, वह कादम्बरी का जो शीर्षक है, इस शीर्षक की सार्थकता को लेकर यहाँ विवाद खड़ा हुआ है। और जिस चित्र का उन्होंने अपने कादम्बरी के मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने जो प्रस्तावित की है वो पानीपत का हेमू है। और पानीपत का हेमू ये बंजारा है, ना वो भार्गव है, ना गुप्ता है, ना रेनियार है, ना अग्रवाल है, ना किसी अन्य जाति का है। मगर किसी योद्धा को कोई योद्धा किसी जाति का मोहताज नहीं होता, वो देशभक्त होता है, मानवतावादी इतिहास को, वैश्विक इतिहास की स्वर्णिम कड़ी होती है। और इसीलिए बालक अकबर के ज़माने में ऐसे वीर योद्धा को बैरम खान ने बड़ी बेरहमी से मारकर दिल्ली पर अपनी पकड़ जमा ली। और उसके पश्चात जो विश्व भर हम ये सब बातें देखते हैं तो ऐसे व्यापारिक बंजारा महान योद्धा को भार्गव ठहराने की जो ये कोशिश की जा रही है वो साधारण नहीं है, संदर्भपूर्ण नहीं है, वस्तुस्थिति का विपर्यास करने वाली है। और इसीलिए इस बात की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसीलिए इस विषय वस्तु को लेकर हम हेमचंद्र बंजारा जिन जीते 35 संग्रामा,
इस कड़ी को लेकर हम यहाँ हमारा जो कथन है वो हम यहाँ खत्म करते हैं। स्वर्णिम बंजारा इतिहास की कुल 100 कड़ी में से जैन कालीन बंजारा, बौद्ध कालीन बंजारा, मुगल कालीन बंजारा, सिख कालीन बंजारा, मराठा कालीन बंजारा, शिव कालीन बंजारा और ब्रिटिश कालीन बंजारा, ऐसे अलग अलग कड़ी को लेकर हम अगले 100 एपिसोड में आपसे हम रूबरू होने वाले हैं। और इसीलिए हम जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ा कारवा, कोई भी नहीं है हम पर मेहरबा, पीड़ा जगी जगी, बंजारा जिंदगी, बंजारा जिंदगी। इसलिए तन मन धन और बलिदान से योगदान देने वाला, विश्व को योगदान देने वाला, व्यापार में योगदान देने वाला जो बंजारा है वो हम अलग अलग इतिहास की कड़ी में हम देखते हैं। एस.आर. खांडेलकर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखते हैं, जिसने विश्व भर व्यापार किया। ऐसे तन मन धन और बलिदान से योगदान देने वाले बंजारा हेमचंद्र बंजारा राठौड़, ये क्या गोत्र का है? राठौड़ गोत्र का है और वो बंजारा है, ये हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इसमें से आपको अगर कोई चर्चा करना हो तो आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। जय सेवालाल, जय लक्की शाह, जय मल्लू की, जय बल्लू राय, जय गोविंद गुरु। धन्यवाद।